बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फ़िज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। सेकंड चैप्टर है बेटा आपकी क्लास 12 का, चैप्टर 14। नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जिन बच्चों ने जो है वो ओल्ड 10th की, मतलब जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, उन्होंने पुरानी 10th की बुक पढ़ी थी, तो उसमें अगर आप याद करें तो आपका पहला चैप्टर ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होता था, जिसमें हम सिंपल पेंडुलम, मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, बॉल एंड बाउल सिस्टम, इस तरह से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते थे। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले ज़रा बात कर लेते हैं मोशन की। देखिए, फिजिक्स में दो टर्म्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेस्ट एंड मोशन, और ये रिलेटिव हैं, एक दूसरे के हमसाए हैं। ठीक है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप पढ़ के आए हैं कि डिफरेंट ओपिनियन जो है वो मिलते हैं हमें डिफरेंट ऑब्जर्वर के। ठीक है, मतलब कि हमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय मिलती हैं, डिफरेंट ओपिनियंस आपके पास होंगे डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के। अगर पर्सन खुद चल रहा है तो उसको ऐसा लगेगा आसपास वाली चीज़ें भी मूव कर रही हैं। ठीक है, कोई पर्सन रुका हुआ है, बस में बैठा हुआ है, तो उसके मुताबिक जो है बाहर खड़े हुए बंदे चल रहे हैं। ठीक है, जबकि जो बाहर बंदा रुका हुआ है उसके मुताबिक बस जो चल रही है, जो उसमें बंदा बैठा है वो चल रहा है, जबकि जो बंदा बस में बैठा है उसके मुताबिक वो क्या है, रेस्ट में। तो ये सारी बातें हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस की थी। तो सिंपली मोशन है क्या भाई, अगर कोई चीज़ आपके सराउंडिंग के मुताबिक मूव कर रही है ना, तो वो मोशन में है। ठीक है, ठीक, आप क्या कह सकते हैं इन फिज़िक्स? ठीक है, मोशन क्या है आपके पास? इफ़ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है सराउंडिंग के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में। अब मोशन की ना काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे कि आप देखें, ये एक जो है रनर है, ये दौड़ रहा है। ठीक है, अब इस वक्त ये एक स्ट्रेट ट्रैक पे अगर दौड़ रहा है तो मैं कहूँगा इसकी मोशन रेक्टिलिनियर है, लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह देखें, ये आपके पास जो है ट्रेन है, ये जो झूले बच्चे लेते हैं, अब ये एक कर्व पाथ में मूव कर रही है, तो मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ, ये कर्व लीनियर मोशन है। ठीक है, इसी तरह देखें, फ़ैन हमारे घरों में लगे हुए हैं, फ़ैन जो है ये अपने एक फिक्स एक्सिस पे, पिविट पे रोटेट कर रहा है, तो मैं कहता हूँ ये रोटेशनल मोशन है, स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। इसी तरह ये जो आपके पास आइस स्केटर्स वाले हो गए या स्केटर्स वाले हो गए, ये कलाबाजियाँ या डांस करके दिखाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई बच्चा झूला झूल रहा है, ठीक है, झूला देखें, मेरा कर्सर देखें इस तरह से, तो ये एक्चुअली क्या है, ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी है अबाउट मीन पोजीशन। तो ये रेपिटेटिव भी है, तो ये एक तरह की पीरियोडिक मोशन भी है और ऑसिलेटरी मोशन भी है। तो भाई ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। याद रखिएगा, आज के लेक्चर में ऑसिलेटरी मोशन ही हमारा मेन कंटेंट है। ऑसिलेटरी मोशन की ही स्पेशल काइंड को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर मैं इसमें इजाफा कर दूँ ना, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about mean position such that acceleration is directly proportional to displacement, या force is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि फोर्स हमेशा क्या रहे, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिएगा, हर पीरियोडिक मोशन में फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती। ठीक है, तो हर पीरियोडिक मोशन जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो पीरियोडिक है। सही है, ये बड़ी गहरी बात थी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो याद रख लीजिए, ऑसिलेटरी मोशन में देखें, पेंडुलम है आपके पास वॉल क्लॉक का, ये भी क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। फिर एक मोशन की टाइप होती है बेटा पीरियोडिक मोशन, जैसे कि सैटेलाइट चक्कर काट रही है हमारी अर्थ के, या हमारी अर्थ चक्कर काट रही है सन के। ठीक है, तो अर्थ जो है वो अपना ऑर्बिट पूरा करती है तकरीबन 360.5 डेज़ में। ठीक है, जिसको हम पूरा एक साल कहते हैं। सही है, तो इसी तरह जो मून है जी, वो हमारे अर्थ के गिर्द जो है ना नेचुरल सैटेलाइट अल्लाह ताला ने दिया, तो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो 27.3 डेज़ में मून अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। जिस तरह से क्लॉक की निडल्स मूव कर रही हैं, ठीक है, जिसे हम क्लॉक वाइज मोशन कहते हैं, ये पीरियोडिक मोशन है। अभी ये 12 से गई, फिर ये 12 घंटे बाद घूम के 12 पे आएगी। ठीक है, तो मोशन डैट रिपीट इट सेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन।
फिर रैंडम मोशन होती है जी, जैसे बटरफ्लाई की मोशन, या किसी कंटेनर या वेसल में जो गैस मालिक्यूल्स की मोशन है, जिसको हम ब्रोवियन या इरेगुलर मोशन भी कहते हैं, जिगजैग मोशन भी कहते हैं। ठीक है। और एक आपके पास मोशन की टाइप होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया, ठीक है, या ये बो और एरो टारगेट पे रख रहा है तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर रखेगा, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है अंडर द कांस्टेंट ग्रेविटी। सही है, तो जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते थे। तो अब इनमें से हमारा जो मेन कंसर्न है वो है ऑसिलेटरी मोशन पे, तो इसको आज हमने डिटेल में पढ़ना है, समझना है। मोशन की टाइप्स बताने का पर्पज़ ये था कि थोड़ा सा आपकी फ़िज़िक्स जो है वो रिवाइज़ करवा दी जाए। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा हमने क्या पढ़ना है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखें आगे ही उसने डेफिनेशन लिखी है, अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन व्हेन अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट बैक टूवर्ड्स इट मीन पोजीशन। कहता है कि जो स्पेशल आपके पास है ना, ये टाइप है ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन की टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। कहता है उसी में इजाफा कर दें कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट को पुल करे, वापस खींचे, ठीक है, अपनी तरफ, ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ। जैसे लाइक पेंडुलम था, यहाँ पे देखें ये पेंडुलम था, ये मीन पोजीशन पे था, ये E एक्सट्रीम है, M मीन है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। M क्या है, मीन पोजीशन, E क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये पेंडुलम था मीन पे, आपने उसको फोर्स लगा कर डिस्प्लेस कर दिया एक्सट्रीम पे। अब ये क्या करेगा, एक्सट्रीम से वापस कहाँ आएगा, मीन पे। तो जिस फोर्स की वजह से आएगा ना बेटा, वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ ला रही है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, तो यही लिखा है कि वेयर आ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट बैक टूवर्ड्स इट मीन पोजीशन। ठीक है, वो उसको वापस कहाँ ले आएगी, उसकी मीन पोजीशन पे। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और जो मोशन परफॉर्म हो रही है अब वो बेटा ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, अब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, वी विल आल्सो एक्सप्लोर द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। बेटा इस चैप्टर में ना हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जैसे फार्मूला ड्राइव करना है, T=2π√L/g। इसी तरह मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड आएगा T=2π√m/k। एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम रिलेट करेंगे SHM के साथ। तो ये सारे मैथिक्स हमने ना इस तरह ड्राइव करनी है। एंड फिजिक्स बिहाइंड द SHM, अंडरस्टैंडिंग इट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खूबियाँ पढ़ेंगे, इक्वेशंस को देखेंगे, और फाइनली हम देखेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रेजोनेंस, डैम्पिंग, ये चीज़ें कैसे होती हैं। ये इस चैप्टर के थीम है, आउटलाइन है। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब आज का जो टॉपिक है ना बेटा वो है ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले तो मार्क करें बुक पे, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में ये पॉइंट बड़े मुश्किल आए, क्योंकि इस चैप्टर में इससे आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी हैं, लेंथी भी हैं, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वही आएंगे। ठीक है, मैनी नेचुरल फेनोमेना शो पीरियोडिक मोशन। कहता है कि जो हमारे कुदरत का निज़ाम है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो पीरियोडिक मोशन है। जैसे देखें ना, अर्थ का जो है रिवॉल्व करना अराउंड द सन, इसी तरह मून का रिवॉल्व करना अराउंड द अर्थ। ठीक है, क्लाइमेट चेंज या वेदर चेंज, ये सारी पीरियोडिक मोशन ही है। लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, मैंने बता दिया था। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी मैंने बता दिया। वाटर वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हो गई, ट्यूनिंग फोर्क, या आ रॉकिंग चेयर। और आपने देखा होगा बचपन में टॉय चेयर होती थी, या कोई हॉरर मूवी वगैरह आती थी तो वो चेयर हिल रही होती थी, टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होती थी, वो रॉकिंग चेयर होती है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब आते हैं मेन आज के लेक्चर की तरफ, ऑसिलेटरी मोशन। बेटा सबसे पहले तो डेफिनेशन मार्क कर लें। ऑसिलेटरी मोशन इज़ अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन and it is periodic motion with repeat itself after an equal interval of time। ठीक है, मैंने कहा हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पीरियोडिक मोशन ही ऑसिलेटरी मोशन हो। सही है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है जी, ये मीन पोजीशन है, मीन से एक्सट्रीम पे गई, फिर वापस मीन से आई, मीन से अनदर एक्सट्रीम पे गई, फिर वापस मीन पे आई, पेंडुलम के केस में। ठीक है, अब यहाँ से चली तो यहाँ से होती हुई वापस इधर आ गई। ठीक है, तो पीरियोडिक हो गई, जो रिपीट हो रही है। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। हो सकता है 2 मिनट में
लगे हो इसको यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से वापस आने में। फिर 2 मिनट बाद ये ऐसे जाएगी, फिर वापस मीन पे आएगी, फिर 2 मिनट बाद ऐसे जाएगी, फिर वापस मीन पे आएगी। ठीक है, तो ये पीरियोडिक भी है और टू एंड फ्रो भी ऑसिलेटरी मोशन। तो वी कम्स अक्रॉस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। कहता है भाई हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, इन आवर डेली लाइफ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन आर गिवन बिलो। अब सबसे पहले एग्जांपल ये सिंपल पेंडुलम ही है कि जो सिंपल पेंडुलम है ये वाइब्रेट करता है अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, जब हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। अब मीन इसकी रेस्ट पोजीशन है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पे ले जाऊँ तो एक्सट्रीम से मीन पे आएगा, मीन से एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से मीन पे, फिर वापस एक्सट्रीम पे। ठीक है, तो अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटिंग अबाउट इट मीन पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। इसी तरह बेटा आपके पास है मैस ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन व्हेन पुल्ड एंड रिलीज्ड। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जी। ये आपके पास एक फिक्स या रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ ये स्प्रिंग हमने बांधा हुआ है और ये मैस है। अब ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ टूवर्ड्स एक्सट्रीम, ठीक है, इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मीन पे आएगा और मीन से अनदर एक्सट्रीम पे जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब कंप्रेस होगा। मैंने क्या किया था, इसको स्ट्रेच करके ये मीन पे आएगा लेकिन मीन पे रुकेगा नहीं, फिर अनदर एक्सट्रीम पे जाएगा। तो जो चीज़ इसको इधर लेके जा रही है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। हुक्स लॉ होती है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लिखते हैं F इज इक्वल टू KX। के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में हमें बताता है कि जो स्प्रिंग है उसकी लचक कितनी है, कितनी जो है ना वो हार्डनेस उसकी हो सकती है। तो K का जो यूनिट होता है ना वो होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, याद रखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का सेम यूनिट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे F इज़ इक्वल टू माइनस KX, जो हमने फोर्स लगाई वो थी F इज़ इक्वल टू KX। सही है। अब ये जो इसके ऑपोजिट फोर्स है ये रिएक्शन फोर्स है, इसलिए इसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। बेटा क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। इसी तरह ये वर्टिकल क्या आपके पास में स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे रिजिड सपोर्ट जो है वो लेफ़्ट पे थी, राइट पे हमने मैस को लेके गए थे। यहाँ पे रिजिड सपोर्ट अपवर्ड है, मैस को हम डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं। तो हम इसको जैसे डिस्प्लेस या वेट हैंग करेंगे ज़्यादा तो ये क्या होगा जी, या हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सट्रीम पे आएगा, एक्सट्रीम से मीन, मीन से अनदर एक्सट्रीम। तो ये टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह बेटा वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को जो है ना आप किसी ड्रम पे हिट करते हैं तो जो इसके प्रॉन्ग्स हैं, जो इसके सिरे हैं, ये क्या करेंगे, टू एंड फ्रो हिलेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो आसपास के एयर पार्टिकल भी वाइब्रेट करेंगे। तो इसी तरह एयर में जो एटम्स और मालिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे अबाउट मीन पोजीशन, तो वो भी क्या ऑसिलेटरी मोशन लिखा हुआ है। द एटम्स और मालिक्यूल्स इन द सॉलिड सब्सटेंस ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, सॉलिड में भी क्या करते हैं ऑसिलेट, लिक्विड में भी करते हैं, इवन गैसेस में भी करते हैं। लेकिन लिक्विड और गैसेस में फासला या स्पेस बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी जो ऑसिलेशन है वो ज़रा थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, मतलब ठीक है, वो तब बढ़ती है या तो हम टेम्परेचर बढ़ाएं या कुछ काइनेटिक एनर्जी किसी तरह बढ़ा दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्स तो वाइब्रेट करेगा ही करेगा अबाउट मीन पोजीशन, लेकिन जो इसके पास एयर होगी वो भी क्या करेगी, एयर में कंप्रेशन रेयर फैशन बनेगी। मोशन ऑफ अ स्विंग, झूला बेटा, ये बच्चा देखें कितना खुश है, झूला ले रहा है। ठीक है, जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, आगे आएगा, फिर पीछे, फिर अपने सेंटर जहाँ से शुरू हुआ था मीन पोजीशन, फिर पीछे एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम। एयर मालिक्यूल्स ऑसिलेट व्हेन साउंड वेव ट्रैवल थ्रू द एयर, ये मैं बात कर रहा था जी। हवा के जो पार्टिकल हैं वो भी क्या करते हैं जी, ऑसिलेट करते हैं जब आवाज़ जाती है। मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त जो एयर मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, मेरे सराउंडिंग के करीब करीब, ठीक है, तो वो इस वक्त ऑसिलेट कर रहे हैं। इसी तरह बेटा मोस्ट ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, वायलिन हैव द स्ट्रिंग अटैच टू देम प्रोड्यूस म्यूजिक बाय वाइब्रेटरी मोशन। तो ये वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन है ना, स्ट्रिंग को जब हम प्लग करते हैं तो ये टू एंड फ्रो मूव करती है। ठीक है, इसी तरह फ्लैपिंग ऑफ वर्ड्स, ये जो आपके पास बर्ड्स हो गए ये अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं। तो जो फ्लैपिंग ऑफ बर्ड्स है आपके पास, ठीक है, ये जो अपने विंग्स परों को ऊपर नीचे मूव करते हैं, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। तो देखें, ऑल द बॉडीज डेट अंडरगो वाइब्रेशनल और ऑसिलेशन मोशन हैव एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहता है जितनी भी बॉडी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती हैं उनकी कोई ना कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा मीन पोजीशन ही थी, जिस पे वो एक्सट्रीम से फिर मीन पे आते हैं, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आते हैं। तो ये मीन ही तो है उनकी पोजीशन, जिसको हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जब हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, जैसे हम पेंडुलम को मीन से एक्सट्रीम पर लेकर गए
ठीक है। देन देयर इज़ अ रीस्टोरिंग फोर्स विच ब्रिंग इट बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या करता है कि हम तो उसके एक्सट्रीम पे लेके गए, तो एक्सट्रीम से वो मीन पे वापस कैसे आया, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। एंड इट काज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मोशन ऑफ, इसी वजह से ऑसिलेशन और वाइब्रेशन बनती हैं। और हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। अगर ये एक्शन था, ठीक है, जो हमने लाइक किया इसको मीन से एक्सट्रीम पर डिस्प्लेस करने के लिए, तो एज अ रिएक्शन क्या होगा, ये अब आएगा टूवर्ड्स एक्सट्रीम टू मीन, तो वो आएगा इस फोर्स की वजह से एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, जिसको रिएक्शन या रीस्टोरिंग फोर्स बेटा हम कहते हैं, ठीक है। फिर आज के लेक्चर में ना ये टर्म्स हैं, अब ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये ना पेपर में लाजमी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन, वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन। अब हमारे पास देखें कुछ अहम जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रा इस डायग्राम को देख लें। एक आपके पास स्टैंड है, उसके साथ एक स्ट्रिंग है, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और एक बॉब है जिसको हम पेंडुलम कहते हैं। तो ये पेंडुलम सेटअप बन गया। ये मीन पोजीशन पे है जी इस वक्त, ठीक है। ये मैंने जो है ना यहाँ पर कलर यूज़ किया ब्लू, मीन पोजीशन पे है। ये ई एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा जी, सेंट्रल मीन पोजीशन पे ये ओ पे है। ये जो आपकी राइट जो है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है वो ए है, लेबल है बुक में, ठीक है। और जो इसकी लेफ़्ट एक्सट्रीम है बेटा वो बी है। और सी एक ऐसा पॉइंट है जो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान किसी भी इंस्टेंट पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने वाली क्या बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर मैं इस पेंडुलम को मीन से एक्सट्रीम पर लेकर जाता हूँ, तो अब मैं इसे एक्सट्रीम पर ले आया हूँ, तो जो इसकी मोशन कैसे शुरू होगी, ये पहले जाएगा एक्सट्रीम से मीन की तरफ, फिर बेटा मीन से एक्सट्रीम की तरफ, फिर बेटा एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम। तो इस पूरे को कहेंगे वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन। एक्सट्रीम से कहाँ गया, मीन, फिर बेटा मीन से कहाँ गया, एक्सट्रीम पे, और एक्सट्रीम से मीन, और मीन से फिर एक्सट्रीम। मतलब ए से चला और वापस घूम फिर के ए पे ही वापस आ गया, ठीक है। तो वाइब्रेशन क्या होती है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। डेफिनेशन मार्क करें। अल्टरनेटिवली वाइब्रेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड, कहता है इसके अलावा हम वाइब्रेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू एन अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन क्रॉसिंग मीन पोजीशन। कहता है क्या हुआ कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी शुरू हुई, फिर मीन को क्रॉस करते हुए दूसरे एक्सट्रीम पे गई, और दूसरे एक्सट्रीम से वापस होते हुए मीन से गुजरते हुए उसी एक्सट्रीम पे वापस आ गई जहाँ से शुरू हुई थी। तो इसको हम एक वन वाइब्रेशन कहेंगे। ये मैंने नंबरिंग भी किया आपको समझाने के लिए कि एक्सट्रीम से मीन पहला पॉइंट, फिर मीन से एक्सट्रीम दूसरा पॉइंट, फिर एक्सट्रीम से मीन तीसरा पॉइंट, और मीन से एक्सट्रीम चौथा पॉइंट, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ बॉब पेंडुलम फ्रॉम ए टू बी, मोशन कहाँ से हुई, ए से बी की तरफ, ठीक है, एंड बैक फ्रॉम बी टू एयर, वापस बी से कहाँ आ गए, ए पॉइंट पे, इसे हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। फिर एक टर्म होती है बेटा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस कहते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे। अब देखिए सी एक पॉइंट है लेट से यहाँ पे, तो इस सी पॉइंट से मीन पोजीशन का जो फासला है ना वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिसको यहाँ पर ओ सी मैंने लिखा हुआ है एक्स से, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जो वाइब्रेटिंग बॉडी का किसी भी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे पर फासला है ना मीन पोजीशन से, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। द डिस्टेंस ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम ओ टू सी, ये देखें ये मैंने कहा था मीन पोजीशन ओ पे लेबल की हुई है, और ये एक सी पॉइंट है। तो ये ओ से सी जो फासला है ये मैंने ब्लू कलर से एक्स लेबल किया हुआ है। तो यही आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो ओ टू सी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एक्स। तो ओ सी वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसके ऊपर जो है ना डायरेक्शन के लिए हमने एरो लगाया है, तो ये एक्स के बराबर है। फिर टर्म है जी एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। और कौन सा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से बॉडी कितना दूर एक्सट्रीम तक जा सकती है वो सारा फासला। अब देखिए यहाँ से देखें, अगर हम ओ से बी तक जो फासला है वो है x0, ग्रीन कलर से मैंने ड्रा किया है, ओ से बी तक, या ओ से ए तक वो भी x0 है।
मैक्सिमम फासला मीन से एक्सट्रीम तक का कितना होगा, वो एम्पलीट्यूड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन द अदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय एक्स नॉट। इससे लिखते हैं एक्स नॉट से द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम शोन इन फिगर। मैंने कहा इसको ओ ए भी कह सकते हैं, ओ बी भी कह सकते हैं, और ये एक्स नॉट है। तो ये देखें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है एक्चुअली, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मैयर द एनर्जी कैरिड बाय द वेव। ये बात हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी जब मैं आपको इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा रहा था कि इंटेंसिटी जो है आई इज इक्वल टू के ए स्केयर। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्केयर के। तो इंटेंसिटी होती है ना एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है जी, पर सेकेंड। तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड हमें ये बताता है कि वेव कितनी एनर्जी कैरी करके जा रही है। ठीक है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड तो ज़्यादा एनर्जी, द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ग्रेटर विल बी द एनर्जी कैरिड बाय द वेव एंड वाइस वर्सा। कम एम्पलीट्यूड तो कम एनर्जी, ये बात पेपर में एमसीक्यूज आ जाती है। फिर है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, देखिए ये जो वाइब्रेशन थी ना, एक ए से शुरू हुए थे हम, ए से बी पे गए थे, बी से वापस ए पे आए थे, ये जो पूरी एक वाइब्रेशन थी ये पूरा करने में कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड है। द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को पूरा करने में जो टाइम लगा या एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगा, और वन साइकिल, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी से बेटा इसे हम लिखते हैं, एंड इट्स ऐसा यूनिट सेकेंड। तो इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो सेकेंड है, और टाइम पीरियड होता है ना टी इज़ इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो उसको हम लिख लेंगे 2 पाई ओवर ओमेगा। अब ये कैसे आया, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड होता है, टी इज़ इक्वल टू 1/f। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होती है बेटा हमारे पास 2 पाई ओवर टी। क्या होता है, 2 पाई ओवर टी। सही है, तो मुझे बताओ मैं यहाँ से टी और ओमेगा को रिप्लेस कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, टी आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। ठीक है, तो देखें ना टी किसके बराबर आ गया, 2 पाई ओवर ओमेगा। तो टाइम पीरियड के दो फार्मूले हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ 1/f है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रोटेशनल जो आपके पास है वो है 2 पाई ओवर ओमेगा। दोनों याद रखने हैं आपने। फिर बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जो एक वाइब्रेशन या साइकिल कंप्लीट हुई ए से बी और बी से ए, ठीक है, इसको जो कंप्लीट करने में टाइम लगा वो तो टाइम पीरियड था। 1 सेकंड में ये ए से बी से होता हुआ वापस ए पे कितनी दफ़ा आया, 1 सेकंड में अगर 5 दफ़ा आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 थी। ठीक है, 1 सेकंड में अगर ये 2 दफ़ा आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी। ठीक है, मतलब इसने कितनी वाइब्रेशंस कवर की 1 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो इसने चक्कर मुकम्मल किए ना, जो इसने अपनी साइकिल्स या वाइब्रेशंस कंप्लीट की, वो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम कहते हैं डिनोटेड बाय एफ। तो मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन अ सेकंड या पर सेकंड, एन ओवर टी। इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टी 1/f था, तो f क्या हो जाएगा बेटा 1/t। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं t को इधर मल्टीप्लाई करवा दूँ f से, तो f क्रॉस t 1 आएगा। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बेटा, हर्ट्स होता है। 1 हर्ट्स इज डिफाइंड एज द 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है जी, 1 हर्ट्स का क्या मतलब है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है, एक साइकिल कंप्लीट हुई है 1 सेकंड में। द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, अब फ्रीक्वेंसी पर सेकंड है तो इसकी डायमेंशन होगी t-1। तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है m0 L0 t-1, और टाइम पीरियड की सिंपल t होगी डायमेंशन। सही है। फिर टर्म है जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो बॉडी ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, उसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है जी, θ/t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। अब आपको पता है जो पूरी एक 1 रेवोल्यूशन होती है, पूरा चक्कर होता है, वो हमारे पास 2 पाई रेडियन का होता है, जिसको हम 360 डिग्री कहते हैं। तो थीटा कितना आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और टाइम कितना लगा एक पूरा चक्कर करने में, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम। ठीक है जी, हम पहले बल्कि अगर एक्सट्रीम से शुरू की तो एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, और फिर मीन से एक्सट्रीम। ये पूरा एक चक्कर जो है ना, ये पूरा एक 360 डिग्री बनता है, एक पूरी साइकिल बनती है। तो टाइम पीरियड लगा पूरा t, तो स्मॉल t रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल T से, और थीटा की जगह 2 पाई।
तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई ओवर टी। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा था ना ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ये ऐसे आया था। ठीक है, फिर आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 1 ओवर टी लिख लूँ और 1 ओवर टी को एफ लिख लूँ तो बनेगा ओमेगा 2 पाई एफ। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड था तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी पर सेकंड है। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो थीटा है ना इसका यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स इनके खिलाते हैं रेडियन और स्टी रेडियन, तो इनकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होते हैं ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। जो एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, थीटा का रेडियन और टाइम का सेकंड, ऊपर सेकंड तो ऊपर जाके पर सेकंड हो गया, रेडियन पर सेकंड। लेकिन डायमेंशन लेस है रेडियन, तो इसलिए डायमेंशन जो है वो लीनियर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की सेम होगी इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट t माइनस 1। अब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन हैं, इनको एक नज़र देख लें। ब्रेन टीजर है जी, इसको ज़रा देखें कि इफ़ एक्स नॉट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कहता है ये जो है ना, इसी डायग्राम को आप देखें, ओ से बी तक जो एम्पलीट्यूड था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी वो एक्स नॉट था। ठीक है, और ओ से ए भी कितना था, एक्स नॉट। अब वो कहता है पूरी एक साइकिल में, पूरी एक वाइब्रेशन में कितना फासला कवर हुआ। देखिए अगर हम एक्सट्रीम से चलें, हम एक्सट्रीम से कहाँ आए, मीन पहला पॉइंट, फिर हम कहाँ गए मीन से एक्सट्रीम दूसरा पॉइंट, फिर हम कहाँ गए जी एक्सट्रीम से मीन तीसरा पॉइंट, और फिर हम कहाँ गए मीन से एक्सट्रीम चौथा पॉइंट। तो हमने ये एक्स नॉट कितनी दफ़ा कवर किया, एक दफ़ा यहाँ से किया ए से ओ तक एक्स नॉट, एक दफ़ा ओ से बी तक एक्स नॉट, एक दफ़ा बी से ओ तक एक्स नॉट, और एक दफ़ा ओ से ए तक एक्स नॉट। तो 4 दफ़ा हमने एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस फिर कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर हम कहें ना मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्टेंस स्केलर होगा ना, तो वो बनेगा एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट। तो बेटा हमने टोटल 1 वाइब्रेशन में 1 साइकिल में जो फासला तय किया वो 4x नॉट है। तो ये पेपर में शॉर्ट आ सकता है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 साइकिल वाइब्रेशन बाय द सिंपल पेंडुलम। तो आप ये डायग्राम भी बनाएं और साथ जो है बताएं कि पूरी 1 साइकिल में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा, 4x नॉट। ठीक है, और ये ब्रेन टीजर भी पेपर में शॉर्ट या MCQs में आ सकता है। क्या फिश कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग मेक्स 10 वाइब्रेशन। ठीक है जी, तो कितनी वाइब्रेशन हो रही है, 10 वाइब्रेशन इन 20 सेकेंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन n स्मॉल n 10 है, और टाइम है जी वो 20 सेकंड है। व्हाट इज़ द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अभी मैंने पढ़ाया नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, तो n ओवर t, तो 10 ओवर 20, तो 1/2 0.5, फ्रीक्वेंसी आ गई जी 0.5 हर्ट्ज़। टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, t इज़ इक्वल टू 1 ओवर f, तो 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी थी 0.5, 1/2, तो 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज़, टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा 2 सेकंड। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।